नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है अनुसूची 1 भाग 1 और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 डील करता है किससे? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक डील करता है 1 to 4 डील करता है हमारे यूनियन से और हमारे यूनियन की जो टेरिटरीज है यानी कि संघ और राज्य क्षेत्रों से। यही आर्टिकल डील करता है कि हमारे जो राज्य हैं जिस स्थिति में हैं इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं, मसलन आप जम्मू कश्मीर को देखें। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन आज वह यूनियन टेरिटरीज बन गया है। तो यूनियन टेरिटरीज के बनने के प्रोविजंस भी इसी के तहत हम अध्ययन करेंगे। और इसी में आप जानते हैं कि हमने कुछ अर्जित क्षेत्रों को भी शामिल किया है। मतलब कि ऐसे भी कुछ राज्य हैं जो आज भारत के हिस्सा हैं या भारत के पार्ट हैं, लेकिन यह मूल रूप से भारत के पार्ट नहीं थे। जैसे सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन इसको भारत का पार्ट बनाया गया। तो यह कहाँ से बना? ये बना अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, इनका प्रयोग करते हुए। कुछ ऐसे भी राज्य थे जो हमारी भौगोलिक सीमा में डिवाइड नहीं थे। जैसे आप देखे हैं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल का निर्माण किया गया, बिहार से झारखंड का निर्माण किया गया। यानी कि मूल रूप में इनकी प्रवृत्ति या इनकी प्रकृति कुछ अलग थी, लेकिन इनकी प्रकृति को बदला गया, इनका डिवीज़न किया गया। तो ये सारे डिवीज़न कहाँ से डील होते हैं? ये सारे प्रोविजंस डील होते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और इसी के साथ ये सब जो बातें हैं, इन बातों में कुछ आंदोलनों का, कुछ कमेटियों का विशेष प्रभाव रहा और उन कमेटियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे धर आयोग, जेवीपी आयोग, फजल अली आयोग, इन सबका विशेष इंपॉर्टेंस होता है और ये सारे हमारे प्रश्न में भी बनते हैं या पूछे जाते हैं। फिर इसी में आप जानते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, इनकी भी कुछ अलग व्यवस्था है और ये भी इसी के तहत हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले ही बता दिया है कि इसमें हमको क्या क्या अध्ययन करना है। इस स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं। अब सीधा हम डील करते हैं आर्टिकल पर और आर्टिकल 1 देखते हैं। आर्टिकल 1 में व्यवस्था है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत संघ होगा यानी कि यूनियन होगा। और एक यूनियन होता है, इसको भी हिंदी में संघ ही बोलते हैं। और एक फेडरल होता है, फेडरल को भी हम हिंदी में संघ ही बोलते हैं। तो जब दोनों का अर्थ एक ही है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द क्यों लिखा गया? तो यूनियन और फेडरल को हिंदी में भले ही संघ बोलते हों, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। यूनियन का मतलब ये हुआ कि भारत के जितने भी राज्य हैं वे राज्य भारत से समझौता करके शामिल नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये हमारा देश बना, जो हमारे देश की भौगोलिक सीमा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इस भौगोलिक सीमा के जो राज्य हैं वे राज्य भारत
से समझौता करके नहीं बने, यानी कि ये नहीं बोले कि हम आपको कुछ शक्तियां दे देते हैं और आपका पार्ट बन जाते हैं, बल्कि भारत ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा और राजनीतिक सुविधा के लिए इन राज्यों का क्रिएशन किया है, निर्माण किया है। और जब भारत ने इन राज्यों का निर्माण किया है तो ये राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। तो यूनियन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यूनियन के तहत जो स्टेट होते हैं वो भारत उस राज्य से कभी नहीं अलग हो सकते, और राज्य का मतलब देश। तो इसलिए हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी के लिए जानते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोला जाता है भारत को। क्योंकि अविनाशी संघ बोला जाता है, अविनाशी क्यों बोला जाता है कि ये जो राज्य हैं इनका तो विनाश किया जा सकता है। विनाश करने का मतलब ये नहीं कि मिट्टी का तेल डाल के फूंक दिया जाएगा। विनाश का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आपको हमने बताया बिहार का डिवीजन कर दिया गया, बिहार का डिवीजन करके झारखंड बना दिया गया। तो ये क्या हुआ, जो बिहार के कुछ भूभाग को अलग कर दिया गया, तो भारत का जो बिहार है इसका कुछ भूभाग अलग हुआ, तो एक तरीके से इसके विनाश हो गया। लेकिन विनाश का मतलब उसको तबाह करने, समाप्त करने से नहीं है, डिवीजन करने से है। जैसे जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को डिवीजन कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया और एक लद्दाख बना दिया गया। पहले यह राज्य था, अब इसे यूनियन टेरेटरीज बना दिया गया। तो ये बात है। तो हमारे यूनियन लिखने का मतलब यह है कि कोई स्टेट भारत से कभी अलग नहीं हो सकता। वहीं अमेरिका में संघ है, तो पहले और अब में वहाँ भी अंतर आ गया है। पहले तो जो वहाँ के राज्य थे वो राज्य मिलकर यानी कि समझौते के तहत अमेरिका में शामिल हुए थे और उनको अधिकार था कि वो अमेरिका से अलग हो सकते थे। लेकिन अब वहाँ के भी संविधान में चेंज कर दिया गया है कि वहाँ के भी स्टेट अब अलग नहीं हो सकते। भले वहाँ फेडरल शब्द यूज हुआ है लेकिन वर्क उनका यूनियन जैसा ही है। तो आई थिंक आप यूनियन और फेडरल में अर्थ समझ गए। अब इसी में बात कही गई है इसी आर्टिकल में कि भारत में 3 तरीके के राज्य शामिल होंगे। ये पहला होगा भारत का, मान लीजिए बड़ा क्षेत्र क्या होगा, राज्य क्षेत्र। क्या, राज्य क्षेत्र। इसी में क्या होगा, यूनियन टेरेटरीज। क्या, यूनियन टेरेटरीज यानी कि यूटीज। और इसी में वो भाग भी होंगे जिन्हें भविष्य में अर्जित किया जाएगा। क्या, भविष्य में अर्जित किया जाएगा। इन सब का क्या मतलब हुआ, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो राज्य क्षेत्र होगा वह एक विस्तृत संकल्पना है। राज्य क्षेत्र के ही अंतर्गत यूनियन टेरेटरीज भी आते हैं। अभी यूनियन टेरेटरीज की पूरी थीम को हम आगे क्लियर करेंगे। और अर्जित क्षेत्र जिन्हें भविष्य में अर्जित किया जाएगा। भविष्य में अर्जित करने के लिए भारत कैसे प्रयास कर रहा है, देखिए सिक्किम को मिला लिया, पुदुचेरी को भारत में मिलाया, ठीक है। तो ये सब क्या थे, गोवा भारत में मिलाया गया, ये सब अर्जित क्षेत्र थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब ये भारत के पार्ट नहीं थे, तो ये सब कहाँ आएंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। तो सिंपल सा मतलब राज्य क्षेत्र का यह हुआ कि जितने भी प्रदेश हैं, चाहे वो राज्य हों, सिंपल से राज्य हों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरला, तमिलनाडु, ये हों, या यूनियन टेरेटरीज जैसे वर्तमान में 8 हैं, और ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत का पार्ट होंगे वे सारे क्षेत्र क्या कहलाएंगे, राज्य क्षेत्र। आई थिंक आपको ये बात क्लियर। अब हम चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। और आर्टिकल 2 जो है हमारे संविधान में, वह व्यवस्था किसके करता है, वह व्यवस्था करता है संसद विधि बनाकर राज्यों को शामिल कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि संसद, ये जो आर्टिकल है यह विदेशी राज्यों के संबंध में, यानी कि जो भारत के पार्ट नहीं हैं लेकिन उन्हें भी संसद कानून बनाकर भारत का पार्ट बना सकती है। और भारत का पार्ट बनाने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर जो व्यवस्था दी गई है उसका पालन करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल स्तर पर जो व्यवस्था दी गई है वह इस तरीके से है, जैसे अर्जित क्षेत्र,
अर्जित क्षेत्र या विजय या चिरभोग, इसका मतलब ये होता है कि भारत यद्यपि कोई ऐसा भाग है जो भारत का नहीं है, लेकिन भारत का वहाँ पर शासन है, लंबे समय तक शासन है। तो जैसे गोवा का प्रकरण था, तो गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था, किसका? पुर्तगाल का, लेकिन शासन किसका चलता था वहाँ पर? भारत का चलता था। तो इस माध्यम से जो राज्य मिलाए जाते हैं, उन राज्यों को जो भारत के भाग में शामिल किया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है अर्जित क्षेत्र या विजय क्षेत्र या चिरभोग। तो इसके तहत पुर्तगालियों से गोवा को भारत में शामिल किया गया। फिर संधि के माध्यम से, यानी कि हम किसी से संधि कर लें कि आप हमारे देश का पार्ट बन जाओ, तो चंद्रनगर, यनम, माहे, करिकल और पांडिचेरी, इन सब पर फ्रांस का अधिकार था, लेकिन हमने उनसे संधि कर लिया कि देखिए ये पार्ट हमको दे दीजिए, अगर आप नहीं दोगे तो फिर भी हम ले ही लेंगे। तो फ्रांस को जो है बात समझ में आ गई, उसने कहा क्या पंगा लेना भारत से, जब इसने ब्रिटेन को भगा दिया है तो हम बहुत दिन तक रुक नहीं पाएंगे और हमारे संबंध भी खराब हो जाएंगे। तो फ्रांस ने एज अ ट्रीटी हमें चंद्रनगर, यनम, माहे और कारिकल क्षेत्रों को दे दिया। अगले तरीके से हम कैसे मिला सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जो दावा रहित हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर किसी का भी अधिकार नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि पूरा विश्व परेशान है अंतरिक्ष में, कोई मंगलयान भेज रहा है, कोई चंद्रयान भेज रहा है, कोई सूर्ययान भेज रहा है। ये सब क्या है? ये सब अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, जहाँ पर किसी का दावा नहीं है, किसी का सरकार नहीं है, ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर अपने दावे को बढ़ाने के लिए ये लोग इतना परेशान हैं। अंटार्कटिका में मिशन जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, भारती, ये सब जो बेस स्थापित किए जा रहे हैं, दावा रहित क्षेत्र हैं, और यहाँ पर लोग भेजकर अपना झंडा लगा कर अपना पार्ट बना रहे हैं। भारत भी नहीं चूक रहा है, देख लो चंद्रमा पर चंद्रयान भेज रहा है, मंगलयान भेज रहा है, शुक्रयान, मतलब कौन कौन से यान भेज रहा है। आप सब टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको पढ़ते होंगे। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है प्रभावित कहाँ से हो रही है? आर्टिकल 2 से। ठीक है, अन्य माध्यम से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रभावित हो रही है, लेकिन यह संविधान से भी प्रभावित है। संविधान के कार्य को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही है, भारत के क्षेत्र को बढ़ा रही है। तो अंटार्कटिका, गंगोत्री, यमुनोत्री जो भी मिशन है, ये सब इसी के एक भाग हैं। अब अगला क्षेत्र है उपवृद्धि। उपवृद्धि का मतलब ये हुआ कि कोई नेचुरल रीजन से, यानी कि प्राकृतिक कारण से कोई क्षेत्र भारत में मिल जाए। प्राकृतिक कारण का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये भारत है और भारत के बगल ही बांग्लादेश है। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बह रही है। कहाँ से? यहाँ से कोई नदी बह रही है। अब किसी भी प्राकृतिक कारण से, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ये जो नदी है अपना रास्ता बदल लेती है। यानी कि ये नदी अभी तक ऐसे बह रही थी भारत और पाकिस्तान अब बांग्लादेश के बीच, ये नदी ऐसे बह रही थी। अब ये नदी क्या करे? बहना ऐसे शुरू कर दे। और ये जो क्षेत्र है कौन सा? ये वाला क्षेत्र। अब ये क्षेत्र क्या होगा? क्योंकि अभी तक ये नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य बाउंड्री बना रही थी, सीमा बना रही थी, लेकिन अब ये नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और ये भूभाग जो है भारत की साइड आ गया। तो ऐसे क्षेत्र उपवृद्धि या प्राकृतिक रीजन की वजह से जब किसी देश का पार्ट बन जाते हैं, तब भी ऐसे क्षेत्रों को अर्जित क्षेत्र में कहा जाता है। और कोइंसिडेंट एग्जाम्पल भी है, न्यू मोरेद्वीप के साथ प्राकृतिक कारणों से यह क्षेत्र बाहर आ गया और भारत के सैनिकों ने वहाँ झंडा लगा दिया और यह क्षेत्र भारत का बन गया, लेकिन बांग्लादेश कह रहा नहीं है, ये तो हमारे क्षेत्र का बात है, हमें चाहिए। तो खैर वो तो मुद्दा अलग का है, लेकिन संविधान के तहत यह भारत का है, इंटरनेशनल कानून के तहत यह पार्ट भारत का है। ये हो गया आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में ही अगली व्यवस्था एक है अर्जित क्षेत्र। क्या? अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत में मिलाया जाए, या भी आर्टिकल 2 के तहत ही है। जैसे सिक्किम,
का प्रकरण। सिक्किम में क्या था, चोग्याल वंश का शासन था और यह जो चोग्याल वंश का शासक था यह बहुत अत्याचार कर रहा था। तो यहाँ के जो लोग थे इन्होंने इंदिरा गांधी से संपर्क किया और बोले कि आप हमें अपने देश का हिस्सा बना लीजिए। तो इंदिरा जी ने क्या किया, 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में और आर्टिकल 2 जोड़ के, आर्टिकल 2A जोड़कर जो सिक्किम है इसे संयुक्त राज्य का दर्जा दे दिया। यानी कि सहानुभूति ली। इंटरनेशनल स्तर पर भी तो प्रेशर बनता है कैसे आप किसी देश को भारत में मिला ले रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा नहीं, देखिए हम एक संयुक्त राज्य का दर्जा दे रहे हैं इसे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि इंटरनेशनल स्तर पर कोई विशेष प्रेशर नहीं है और यहाँ की जनता की मनोकामना यही कि वह भारत की नागरिकता ही ले ले, तो इंदिरा जी ने एक अलग से संशोधन किया, उसको नंबर दिया 36वां नंबर और 1975 में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को भारत का भाग बना लिया। तो आपने देखा कि अर्जित क्षेत्र के तहत किस प्रकार से पुदुचेरी को, यनम, माहे इन सब को भारत में मिलाया गया, सिक्किम को मिलाया गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 में संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति दी गई है और इसमें पुनर्गठन में क्या है, संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। क्या नाम बदल सकती है, संसद नाम बदल सकती है, यानी कि नाम चेंज कर सकती है। उनका जो भौगोलिक सीमा है इसको बदल सकती है। कोई राज्य है उसे यूनियन टेरिटरीज बना देती है। अभी यूटीज कैसे बनाया जाता है इसकी भी आगे हम कहानी समझेंगे। तो ये है आर्टिकल 3 की कहानी और इसी आर्टिकल 3 में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जरा उनको भी हम समझ लेते हैं। कि मान लीजिए संसद को किसी राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है। क्या नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि संसद एक कानून मुंह बोल कर ही कर देगी या ऐसे ही आंख मूंद कर देगी। इसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था है। प्रॉपर व्यवस्था ये है जो प्रश्न बार बार पूछता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। मान लीजिए बिहार के संदर्भ में जब झारखंड को अलग किया गया होगा तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली गई होगी और बताया गया होगा कि देखिए हम झारखंड एक नया स्टेट बनाएंगे और इसको हम बिहार के भूभाग से बनाएंगे। फिर जब राष्ट्रपति साहब की अनुमति मिल जाती है तो जो राज्य प्रभावित हो रहा है, प्रभावित राज्य का मतलब कि मान लीजिए बिहार ही प्रभावित हो रहा है क्योंकि बिहार से ही झारखंड का निर्माण हो रहा है, तो बिहार विधानसभा को एक प्रस्ताव भेजा गया होगा कि देखिए हम आपके जो भूभाग है इसको हम कम करेंगे और एक नए राज्य का निर्माण करेंगे। अब राज्य को जब सूचना प्रेषित की गई उसके लिए एक समय सीमा दी जाएगी, समय सीमा दी जाएगी कि आप इस समय सीमा के तहत हमें अपनी राय दें। अब राय में यह यस भी बोल सकता है और नो भी बोल सकता है कि हाँ, मान लीजिए यस बोल दिया कि हमारे राज्य का आप परिवर्तन भौगोलिक सीमा बदल दीजिए, तब तो कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए उसने नो बोल दिया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, यानी कि नो इंपॉर्टेंस। किसके संदर्भ में, संसद के संदर्भ में। संसद चाहे के ऊपर डिपेंड करता है कि इसने यस बोला है कि नो बोला है। अगर संसद चाहे तो इसको कंसीडर कर सकती है, ना चाहे तो ना कंडीशन कर सकती है, क्योंकि कंसीडर करना और ना कंसीडर करना ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारी पार्लियामेंट पर। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो सिफारिश राज्य के द्वारा दी गई है वह बाध्यकारी नहीं है। क्या बाध्यकारी नहीं है, बाउंडिंग नहीं है कि बात माने कि ना माने। तो ये आर्टिकल 3 की ही जानकारी थी। अब हम चलते हैं आर्टिकल 4 की तरफ, उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे।
आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संविधान संशोधन किए गए हैं वह साधारण बहुमत से किए जाएंगे और इनको नंबर नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी विदेशी क्षेत्र को आप मिला रहे हो तब भी आप साधारण बहुमत से इसको कर सकते हो, और किसी क्षेत्र का नाम सीमा परिवर्तन कर रहे हो तब भी यह नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तन कर रहे हो तब भी यह साधारण बहुमत से होगा। क्या? साधारण बहुमत से ही होगा। यानी कि अपने आंतरिक कामों में जो भी आप काम कर रहे हैं वे सारे साधारण बहुमत से किए जाएंगे, और जो साधारण बहुमत से संशोधन किया जाएगा इसको संशोधन का नंबर नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए झारखंड को अलग किया गया तो ये नहीं अलग लिखा जाएगा कि 36वें संविधान संशोधन फॉर एग्जाम्पल किया, 38वें संविधान संशोधन की, 39वें संविधान संशोधन, ये नहीं लिखा जाएगा कि इस संशोधन के माध्यम से इसको अलग किया गया है। लेकिन अगर कोई क्षेत्र आप बाहरी लोगों को दे रहे हो तो उसके लिए आपको संशोधन करना पड़ेगा, और इसके लिए व्यवस्था है विशेष बहुमत की, और साधारण बहुमत और विशेष बहुमत हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। अब ये हो गया आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की कहानी। अब इसी में कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो हमको इसी के तहत अध्ययन करना है, और अध्ययन करना है देशी रियासतों का एकीकरण। आप जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में बहुत सी रियासतें थी। उन रियासतों में से लगभग ने भारत में मिल लिया और कुछ पाकिस्तान में मिल गई। लेकिन जो मूलतः 552 रियासतें थी, इन 552 रियासतों में से 3 ऐसी रियासत थी जो किसी का भी पार्ट नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उनके पास यह राइट था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो भारत में मिले, या फिर वो अपने को एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में रख सकती हैं। तो 3 ऐसी रियासतें थी जिनके मन में इस बात की मनोकामना थी कि वह स्वयं से एक राज्य बनेंगी। तो उसमें आपका एक था जम्मू कश्मीर JNK, एक था जूनागढ़, एक था हैदराबाद। ये 3 ऐसी रियासतें थी जो किसी भी देश में मिलना नहीं चाहती थी, ना भारत में ना पाकिस्तान में, स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहती थी। तो जूनागढ़ रियासत जो थी गुजरात के पास थी, और रियासतों को विलय करने के लिए या रियासतों से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए सरदार पटेल साहब को काम दिया गया। तो सरदार पटेल साहब ने इन 2 रियासतों को तो बड़ी आसानी तो उस समय भी नहीं थी, लेकिन हाँ आज हम पढ़ने की दृष्टि से कह सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे जूनागढ़ में इन्होंने जनमत संग्रह करा लिया और यहाँ की जनता ने कहा कि हम भारत के साथ रहेंगे। ये जो हैदराबाद था, यहाँ का जो निज़ाम था वह बहुत बदमाशी कर रहा था, लेकिन ऑपरेशन पोलो के तहत, किसके तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पर सेना भेजकर इसको भी मिला लिया गया। लेकिन मामला सबसे ज़्यादा आके यहीं पर फंसा, और जो आज तक ही फंसा हुआ है, और देखिए कब तक फंसा रहता है। जम्मू कश्मीर के जो तत्कालीन राजा थे वो थे हरि सिंह साहब, और हरि सिंह साहब भी जम्मू कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड बनाना चाहते थे, और स्विट्ज़रलैंड बनाकर खुद उस पर शासन करना चाहते थे। लेकिन ना इनके पास सेना थी, ना इनके पास गट्स था, खाली बस भावनात्मक थे कि एक राज्य बनाएंगे। क्या हुआ कि हरि सिंह ने कहा कि हम अलग स्टेट बनाएंगे, लेकिन इनके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने इन पर अटैक कर दिया। पॉक ने जैसे इन पर अटैक हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने देखा कि हैदराबाद को भी भारत ने मिला लिया, जूनागढ़ को भी मिला लिया, चलिए हम भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए 2 चले गए, 1 को मिला लेते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी। जैसे ही सेना भेजी, ये परेशान। कौन परेशान? हरि सिंह परेशान। दौड़े दौड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए, और तत्कालीन हमारे गृह मंत्री सरदार पटेल साहब आए, और सरदार पटेल साहब को रियासतों की भी जिम्मेदारी दी गई। तो सरदार पटेल साहब हमेशा 2 चीज़ें अपने पास रखते थे। पहली चीज़ जो होती थी वो विलय पत्र होता था। क्या? विलय पत्र, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और दूसरा इनके हाथ में लड्डू और गन दोनों होती थी। तो
जब हरि सिंह आए तो हरि सिंह साहब से हमारे सरदार पटेल साहब ने एक ही बात बोली कि देखिए, इन्होंने कहा कि हरि सिंह ने कहा कि हमारी सुरक्षा कीजिए। पटेल साहब ने कहा सुरक्षा हम एक ही शर्त पर करेंगे, और हम इतनी रियासतों की सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी भी सुरक्षा और सेवा करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। हरि सिंह बोले आप जल्दी बोल दीजिए हमें क्या करना है। पटेल साहब ने कहा कि आप इस विलय पत्र पर, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन है, इस पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए, फिर हम देख लेता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कितनी कैपेसिटी डेवलप हो गई है। हरि सिंह ने कहा एक पत्र नहीं लाइए, इसे 50 पत्रों पर मैं साइन कर दूं, लेकिन आप हमारी रक्षा और हमारी जनता की रक्षा करें। सरदार पटेल साहब ने कहा बस एक ही जगह साइन करो, बाकी तो हम कर ही लेंगे, क्या करना है आगे। तो हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, और हमारे देश के गृह मंत्री साहब सरदार पटेल साहब जी ने यहाँ पर अपनी सेना भेज दी, और सेना इन पाकिस्तानी सेना को खदेड़ भी दिया, लेकिन नेहरू जी ने उसमें बीच में इंटरफेयर किया, और ऐसा इंटरफेयर किया कि आज तक कुछ भाग हमारा जो जम्मू कश्मीर का है वह पाकिस्तान के पास है, और उसी कुछ भाग में से पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया है। तो ये थी कहानी रियासतों के एकीकरण की। अब 1950 में हम देख लेते हैं कि जो भारत के राज्य थे, इनकी कैटेगरी जो थी वह 10 थी। क्या 10 थी? उसमें पहली कैटेगरी थी का, और का श्रेणी में कैसे राज्यों को रखा गया था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। ऐसे राज्यों को राज्य भारत के संविधान में भी स्थान दिया गया, और शासन भारत के माध्यम से होता था, लेकिन कैटेगरी वही थी। तो इसके तहत 9 राज्य थे। फिर भाग खा के तहत राज्य विधानमंडल और शाही शासन को रखा गया। इसके तहत भी कितने थे? 9 थे। वनडे एग्ज़ाम के लिए, पेट एग्ज़ाम के लिए, और जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे हरियाणा का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इन सब में ये सब पूछा जा सकता है कि श्रेणियाँ कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की थी, और उसमें कितने राज्य थे। और ब्रिटिश आयुक्त प्रांत थे, या इनको गा श्रेणी में रखा गया था, और ऐसे राज्यों की संख्या 10 थी। और अंत में जो भाग घा था उसमें अंडमान रखा था। लेकिन कालांतर में अभी आगे हम पढ़ेंगे कि इस डिवीज़न को समाप्त करके केवल 2 डिवीज़न बना दिए गए थे। इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। अब मुख्य रूप से जो समितियां हैं राज्यों से, हम उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि समितियों का गठन इसलिए किया गया कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ाद होने के बाद राज्यों ने अलग राज्य की मांग शुरू कर दी। अलग राज्य की मांग शुरू कर दी भाषा के आधार पर खास करके। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए धर आयोग को गठित किया गया। और यह गठन कब हुआ? गठन हुआ जून 1948 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें, और इन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। किसका? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। तो ये रिपोर्ट हो गई। फिर अगली रिपोर्ट जेवीपी गठित की गई, और जेवीपी कमेटी में जैसे जवाहरलाल नेहरू, और वी से वल्लभ भाई पटेल साहब, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोगों के माध्यम से कमेटी गठित की गई। अब जिस कमेटी में सरदार पटेल हैं, उस कमेटी में इस बात को तो स्वीकारा नहीं जा सकता कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो इस कमेटी ने यह स्वीकार किया या अपनी रिपोर्ट दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। जैसे ही इस कमेटी ने ये बात कही कि राज्यों के आधार, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, आंदोलन जो उस समय हो रहा था, एक मद्रास के पोट्टी श्री रामुल्लू थे। क्या? पोट्टी श्री रामुल्लू थे, और ये पोट्टी श्री रामुल्लू भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात कर रहे थे। भाषा के आधार पर, और एक कह रहे थे कि तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से एक अलग प्रांत का गठन किया जाए, आंध्र प्रदेश का। जब इन आंदोलन करते करते इनकी मृत्यु हो गई तो सरकार प्रेशर में आ गई। सरकार के विरुद्ध लोग सड़कों पर और अधिक उतर आए। तो सरकार प्रेशर में आकर 1953 में भाषा के आधार पर एक पहले स्टेट का गठन किया, और उसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो
ये कहानी हो गई। जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर, तो और राज्य भी आंदोलन करने लगेगी। अब तो रास्ता साफ ही हो गया कि जब तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो हमें भी आंदोलन करना चाहिए और अलग स्टेट बना लेना चाहिए। तो फिर सरकार सदमे में आई, परेशान हुई। फिर सरकार ने एक आयोग गठन कर दिया गया और उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग का जब गठन किया गया, इन्होंने 1953 में गठित किया गया और 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। और इन रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाषा को एक और एकमात्र आधार न बनाया जाए, यानी कि इन्होंने एक तरीके से यह तो स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो, लेकिन इन्होंने एक भाषा एक राज्य, यानी कि एक राज्य में केवल एक भाषा के बोलने वाले लोग हों, ऐसा राज्य ना बनाया जाए। बहुसंख्यक आधार पर राज्य का गठन भाषा के आधार पर हो जाए। लेकिन मान लीजिए कोई मराठी भाषी राज्य है और उस मराठी भाषी राज्य में अंग्रेजी बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, तो उनको वहाँ से भगाया ना जाए। ये इन्होंने पहली रिपोर्ट दी। फिर इन्होंने वही रिपोर्ट दी जो हर बार जो भी आएगा वही देगा कि अखंडता को ध्यान में रखा जाए, सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में दिया जाए। इन सब से कोई विशेष मतलब नहीं है, ये हर जगह फिट हो जाती हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय हर जगह फिट होता है, कुछ भी लिखो कुछ भी बोलो, ये बोल दो। तो ये हुआ। अब भी क्या हुआ कि जो हमारे 4 राज्यों का डिवीज़न था, उन 4 राज्यों का डिवीज़न समाप्त कर दिया गया। कि कौन सा डिवीज़न? 4 राज्यों का डिवीज़न। अभी आपको हमने कुछ देर पहले बताया, जैसे जब 1950 में कितनी श्रेणियां थी राज्यों की? 4, A, B, C, D। इन सारों डिवीज़न को कब समाप्त कर दिया गया? 1956 में 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और केवल 2 डिवीज़न बनाए गए। पहला डिवीज़न बनाया सिंपल राज्यों का और दूसरा डिवीज़न बनाया गया संघ शासित प्रदेशों का। किसका? संघ शासित प्रदेशों का। अब 1956 के बाद जो भी राज्यों का निर्माण हुआ है, हम उसको भी जान लेते हैं। जैसे बम्बई से गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण किया गया, यानी कि बम्बई को 2 भागों में बांटा गया और वहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। फिर दादरा नगर हवेली को 1961 में यूटीज का दर्जा दिया गया और यहाँ पर दादरा नगर हवेली में पुर्तगाल का शासन था। गोवा दमन द्वीप को 1961 में पुर्तगाल से भारत में लिया गया। पांडिचेरी को फ्रांस से लेकर भारत का पार्ट बनाया गया। नागालैंड का निर्माण नागा पहाड़ी और असम के त्वेंगसांग जिले को एक करके बनाया गया। पंजाब से हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया, यानी कि पंजाब का डिवीज़न किया गया, उससे हरियाणा बनाया गया, चंडीगढ़ बनाया गया और हिमाचल प्रदेश बनाया गया। और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी, और यह एक संघ शासित प्रदेश से भी आगे इसको हम अध्ययन करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड का निर्माण किया गया। फिर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु का निर्माण किया गया। फिर जम्मू कश्मीर का डिवीज़न करके एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। अब हम राज्यों के कुछ बदले हुए नाम को जान लेते हैं, उसके बाद हम संघ शासित प्रदेश कैसे बनते हैं इसको जानेंगे। तो संयुक्त प्रांत का पहले नाम, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। मद्रास का पहले नाम, मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया, संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कर दिया गया, मैसूर को कर्नाटक कर दिया गया, लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप को लक्षद्वीप कर दिया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया। और इसको खूब पूछा जाता है 69 अमेंडमेंट, यानी कि 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1952 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। फिर उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, पांडिचेरी का पुदुचेरी कर दिया गया, उड़ीसा का ओडिशा कर दिया गया। ठीक है। अब वर्तमान में जो 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, आप इसको ज्योग्राफी में भी एक बार देख लेना। अब हम ये जान लेते हैं कि यूनियन टेरिटरीज का निर्माण क्यों किया जाता है, इसके बनाने के आधार क्या हैं, हम इसको जान लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज को बनाने का आधार, यानी कि
संघ शासित प्रदेश को बनाने का आधार। तो संघ शासित प्रदेश को बनाने के 4 आधार हैं। क्या? संघ शासित प्रदेश को बनाने के 4 आधार हैं। पहला आधार है प्रशासनिक या राजनैतिक। प्रशासनिक और राजनीतिक, इसके तहत अभी हम इसका अर्थ जानेंगे। इसके तहत दिल्ली और चंडीगढ़ 2 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया है। क्या? चंडीगढ़। फिर हम दूसरा आधार इसका जानते हैं संघ शासित प्रदेश बनाने का। दूसरा आधार है सामरिक यानी कि स्ट्रेटजिक महत्व। सामरिक महत्व, अभी इसको भी जानेंगे। सामरिक महत्व या इसी को इंग्लिश में स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस कहते हैं। और सामरिक महत्व के तहत किसको किसको शामिल किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान को। किसको? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान को। अंडमान को। तीसरा रीज़न है यूटीज बनाने का यानी कि संघ शासित प्रदेश बनाने का सांस्कृतिक कारण। क्या? सांस्कृतिक कारण। और सांस्कृतिक कारण के तहत किसको यूटीज बनाया गया है? तो पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, और चौथा जो एक रीज़न है यूनियन टेरिटरीज बनाने का वह है शेड्यूल ट्राइब्स की एरिया यानी कि एसटी एरिया। और एसटी एरिया के तहत किसको किसको संघ शासित प्रदेश बनाया गया है? त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। क्या? मिजोरम। तो ये 4 आधार हैं जिन आधारों पर संघ शासित प्रदेश का निर्माण किया जाता है। प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व क्या है? प्रशासनिक के महत्व, जैसे दिल्ली राज्य की राजधानी है तो यहाँ पर केंद्र का सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। किसका? केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, मान लीजिए सारे देशों के दूतावास, व्यावसायिक दूतावास सब यहीं स्थापित हैं, सरकार न सुरक्षा कर पाई। अब राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था कैसे है, पुलिस व्यवस्था कैसे, आप जान ही रहे हैं। तो ये क्या है कि प्रशासनिक महत्व है। और राजनीतिक महत्व कैसे है? जैसे चंडीगढ़ को पंजाब भी चाहता है कि हमारा भाग हो जाए, हरियाणा भी चाहता है कि हमारा भाग हो जाए। तो ये राजनीतिक महत्व है, यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है। तो तभी संघ शासित प्रदेश बनाकर यहाँ पर राज्य कौन कर रहा है? केंद्र सरकार अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कर रही है। तो ना पंजाब को भी टेंशन नहीं, हरियाणा को भी टेंशन नहीं। हरियाणा भी चाह रहा है चलिए हमको नहीं मिला तो पंजाब को भी नहीं मिला, पंजाब कह रहा है हमको नहीं मिला तो हरियाणा को भी नहीं मिला। तो इस आधार पर भी यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। फिर सामरिक यानी कि स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, जैसे जम्मू कश्मीर है, आप देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला भाग, यहाँ पर चीन और पाकिस्तान आंख गड़ाए हमेशा रहता है। तो ये स्ट्रेटजिक महत्व है, सामरिक महत्व है, इस आधार पर भी बना दिया जाता है। और अंडमान निकोबार देखिए सागर में ही है और वहाँ से भारत अपने पड़ोसी देशों को पर ध्यान रख केंद्रित करता है, देखता रहता है। और भारत की जो बाउंड्री सीमा है वहाँ से भारत निगरानी करता रहता है। तो ये स्ट्रेटजिक महत्व है। सांस्कृतिक कारण की वजह से जैसे पुदुचेरी और दादरा नगर हवेली का निर्माण किया कि वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ शेड्यूल एरिया हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो यहाँ पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार यहाँ की जो व्यवस्था है इसको सही से चला ही नहीं सकती है। इसलिए यहाँ पर किसका राज्य होना चाहिए यानी किसका शासन चलना चाहिए? यहाँ पर केंद्र सरकार का शासन चलना चाहिए। और यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है कि जो शासन व्यवस्था होती है वह किसके हाथों में होती है? केंद्र सरकार के हाथों में होती है। और केंद्र सरकार अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यानी कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। लेकिन ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, अभी जब हम स्टेट पढ़ाएंगे तो उसमें भी पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। दिल्ली और पुदुचेरी जो है यहाँ पर विधान मंडल भी हैं यानी कि कानून बनाने के लिए विधायक लोग चुने जाते हैं और ये विधायक ही विधानमंडल का भाग होते हैं। तो आई थिंक आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की
जो थीम है वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल इसके आगे का अध्ययन करेंगे, यानी कि 4 तक हो गया, फिर हम 5 से 11 तक यानी कि नागरिकता को प्रोविजंस है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर, अंत में वही, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।